हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर मिस्टर इज़ू को बचाने के लिए नीचे डेथ अभ्यास के अंदर आ चुके थे, पर वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन नाम के क्रिएचर जो कि खुद को एंशिएंट आइलैंड सेट का अल्टीमेट ट्रायर कहता था, वो वहाँ पे नीचे पूरी के पूरी डेथ अभ्यास के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ था। इसलिए जैसे एंसेस्टर और उनके डिसेबल्स वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे कुछ मैन ईटिंग स्पिरिचुअल फ्लावर्स को कंट्रोल करते हुए एंसेस्टर और उनके डिसेबल्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर एंसेस्टर वहाँ पे उसके हर एक हमले को नाकाम बनाते हुए सीधा फ्लाइंग ड्रैगन के ठिकाने तक पहुंच चुके थे। लेकिन फिर भी फ्लाइंग ड्रैगन का घमंड था कि वहां पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो देखकर एंसेस्टर उसे वहां पे एक स्टिक में ट्रांसफॉर्म करते हुए कार्टून में उससे कहते हैं, मुझे अपनी स्टोरी बताओ, तुम्हारे और तुम्हारे मास्टर के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी खतरनाक डेथ अभ्यास का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन जो कि अभी तक भी एक स्टिक के ही रूप में था, वो वहाँ पे ऊपर हवा में उड़ते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ एंसेस्टर से कहता है, लड़के मैं मानता हूँ तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अभी भी मेरे मास्टर के मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ पे इस तरह से जबरदस्ती मुझे अपना गुलाम बनाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ अपना मास्टर मान लूंगा? ऐसा तो सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन अचानक से वहाँ पे अपने असली रूप में आकर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एंसेस्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही लिंगू वहाँ पे बीच में आकर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए बेचारे फ्लाइंग ड्रैगन का रास्ता रोक देता है। लेकिन फ्लाइंग ड्रैगन का घमंड था कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग भले ही मुझे यहाँ पे जान से मार दो या फिर जिंदा ही नीचे जमीन के अंदर दफन क्यों ना कर दो, लेकिन फिर भी मैं इस पर्सन को अपना मास्टर नहीं मानने वाला। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा था, तभी मिस्टर इज़ू भी सामने आकर वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर से कहती है, ब्रदर लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हें कभी भी यहाँ पे एक्नॉलेज नहीं करने वाले। लेकिन इससे आगे मिस्टर इज़ू वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही निंग्यू वहाँ पे एक बार फिर से उसके पास आकर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो। जबकि सामने की तरफ फ्लाइंग ड्रैगन को वहाँ पे इस तरह से बार बार एक ही बात कहते हुए देखकर एंसेस्टर वहाँ पे कार्टून में उससे कहते हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। वहीं बर्नी क्रो भी आके आकर फ्लाइंग ड्रैगन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहीं के लोग मेरे मास्टर का डिसेबल बनने के लिए अपनी जान तक भी देने को तैयार रहते हैं और तुम्हें ये चांस सामने से मिल रहा है, तुम फिर भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुम्हें तो मेरे मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो तुम्हें अपने डिसेबल बनने का मौका दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इस मोटे भेजे के अंदर ये बात घुसे तब ना। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे एक बार फिर से ऊपर हवा में जाते हुए गुस्से से कहता है, अभी चुप करना उड़ने वाले का वे कहेंगे, और किसने कहा था तुम्हारे मास्टर को यहाँ पे मेरे पास आने के लिए? तुम लोग एक तो सामने से आकर हमें अपने डिसेबल बनाने के लिए मजबूर कर रहे हो, ऊपर से खुद को इतना ज्यादा महान भी दिखा रहे हो। तुम लोगों की ये सारी चालें मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन दोबारा वहाँ पे गुस्से से एंसेस्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अब की बार एंसेस्टर खुद वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पे रोक देते हैं, जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही एटीट्यूड के साथ एंसेस्टर से कहता है कि इस दुनिया के अंदर खुद मेरे मास्टर भी मुझे अपने घुटनों पे नहीं ला सकते थे, फिर तुम तो मेरे मास्टर के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। इसलिए ये तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे सामने अपने घुटने टेकूंगा। हालांकि अगर देखा जाए तो उसके घुटने तो थे ही नहीं, लेकिन अभी बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे इसी तरह से टर कर ही रहा था कि तभी एंसेस्टर वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे एक बार फिर से रिफाइन कर देते हैं, और अब की बार वहाँ पे उसकी बॉडी को रिफाइन करते हुए एक गोल्ड की ईंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसके चलते अब बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। वहीं फ्लाइंग ड्रैगन की ऐसी हालत देखकर मिस्टर इज़ू वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए खुद को वहाँ पे छुड़ाकर गुस्से से चिल्लाते हुए एंसेस्टर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर लोगों को इस तरह से कीट में ट्रांसफॉर्म करने की? तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल नहीं है, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलके रहेगी। और इससे आगे टाइजू वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद निंग्यू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके मिस टाइजू का मुंह ही वहाँ पे बंद कर देती है, क्योंकि वैसे तो उसकी बकवास बंद नहीं होने वाली थी। जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को उठाते हुए मिस टाइजू से कहता है, टाइजू तुम चिंता मत करो, ये वेपन रिफाइनिंग नहीं है, ये पर्सन तो बस यहाँ पे मेरी ही ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए फोर्सफुली मेरी बॉडी को अलग अलग शेप्स दे रहा है। अभी थोड़ी ही देर में मैं दोबारा पहले की तरह हो जाऊंगा। फ्लाइंग ड्रैगन की ये सारी बातें सुनकर बर्नी क्रो वहाँ पे उसके पास आते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें अभी तक भी नहीं पता कि मेरे बॉस कितने ज्यादा कमाल के हैं? अगर वो चाहे तो आपने सिर्फ एक ही इशारे के साथ तुम्हें किसी तरह की शेप में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बॉस के लिए इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपना मास्टर कभी भी नहीं बदलने वाला, और ना ही तुम लोगों के इस एंसेस्टर को एक्नॉलेज करने वाला हूँ। फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर एंसेस्टर वहाँ पे कार्टून में उससे कहते हैं, इंटरेस्टिंग है। और ये कहकर एंसेस्टर वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइंग ड्रैगन के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कार्टून में उससे कहते हैं, अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा मास्टर था कौन। और ये कहते हुए एंसेस्टर वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइंग ड्रैगन के सोल सीरियलम के अंदर इंटर कर जाते हैं, जिसके बाद हमें वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन की मेमोरीज के अंदर एंशिएंट आइलैंड सेट की रिफाइनिंग चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंशिएंट आइलैंड सेट का एक डिसेबल अपने दिलो जान से
से किसी वेपन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और उस वेपन को रिफाइन करने के लिए उसने अपनी सोलर एनर्जी तक को भी दांव पे लगा दिया था। और सामने की तरफ जैसे जैसे वो वेपन वहां पे बन रहा था उससे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। इसी बीच वहां पे जी डाउ नाम के एक डिसेबल की एंट्री होती है जो कि एंशिएंट टैलेंट सेट का 36वां आउटर डिसेबल था। वो वहां पे आते हुए उस पहले वाले डिसेबल से कहता है, जूनियर ब्रदर ली, क्या तुम अभी तक भी अपने इस डिवाइन वेपन को रिफाइन करने में लगे हुए हो? आखिर तुम और कितने दिन तक यही करने वाले हो? पर इससे आगे जी डाउ वहां पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक से वहां पे उस डिवाइन वेपन के अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि उसने जी डाउ को भी वहां पे उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया था। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर ली अभी तक भी वहां पे हार मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार वहां पे अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने उस डिवाइन वेपन की पावर को बढ़ा ही जा रहा था, जो देखकर ब्रदर जी डाउ वहां पे जल्दी से आगे बढ़कर ब्रदर ली को रोकते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह से तो तुम अपनी सोल को ही खत्म कर बैठोगे। और क्या तुम भूल गए कि मास्टर ने हमें क्या ऑर्डर दिया है? अब हमें और ज्यादा उस जंग में हिस्सा नहीं लेना। चलो अब जल्दी से भाग निकलते हैं यहाँ से। वहीं उस कल्टीवेटर का पूरा नाम था ली चेंग, जो कि एंशिएंट टैलेंट सेट के 36 आउटर डिसेबल्स में से ही एक था। वो ब्रदर जी डाउ की ये बात सुनकर चिल्लाते हुए उससे कहता है, नहीं, मैं इतनी आसानी के साथ नहीं भागने वाला। और ये कहकर वो ब्रदर जी डाउ को वहां पे पीछे करते हुए उससे कहता है, बस थोड़ी देर और मेरा ये वेपन तैयार होने ही वाला है और मुझे अपने ऊपर पक्का यकीन है कि मैं इस डिवाइन वेपन को रिफाइन कर सकता हूँ। और ये कहकर ली चेंग वहां पे एक बार फिर से अपनी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे रिफाइन करने लगा था, जो देखा जी डाउ वहां पे इस वेपन को देखते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारा ये वेपन तो एक ऑर्डिनरी वेपन की तरह ही दिखाई दे रहा है। इसमें आखिर ऐसी कौन सी खास बात है? जिस पे ली चेंग अपने भाई को जवाब देते हुए कहता है कि ये कोई मामूली वेपन नहीं होने वाला, ये इस दुनिया का सबसे पावरफुल डिवाइन वेपन होगा, जो कि हमारे साथ साथ हमारे पूरे टैलेंट सेट की भी रक्षा करेगा और सारी की सारी डार्क एनर्जी को हमारी इस दुनिया से दूर कर देगा, जिसके चलते हमारे टैलेंट सेट के ऊपर इतनी ज्यादा मुसीबतें आ रही है। भले ही मास्टर ने हमें उस जंग को छोड़कर भागने का आदेश दे दिया हो, पर मैं ऐसे ही अपने टैलेंट सेट को छोड़कर नहीं जाने वाला, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही कुर्बान क्यों न करनी पड़े। ये था एंशिएंट टैलेंट सेट के हर एक डिसेबल का हौसला, जो कि अपने एंशिएंट टैलेंट सेट को बचाने के लिए अपनी जानों की परवाह भी नहीं कर रहे थे। फिर इसी के साथ ही ली चेंग फ्लैंग ड्रैगन को वहां पे पूरी तरह से रिफाइन कर चुका था, जिसके बाद एंसेस्टर ज़ू को डायरेक्ट वहां पे बैटल वाली जगह का ही सीन देखने को मिलता है, जिसे एंशिएंट टैलेंट सेट की बैटलफील्ड भी कहा जाता है। और उस बैटलफील्ड के अंदर चारों तरफ वहां पे लाशें ही लाशें गिरी हुई थी, और ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि एंशिएंट टैलेंट सेट के ही लोगों की थी। इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से ही ली चेंग भी टेलीपोर्ट होते हुए वहां पे आ पहुंचा था, और जैसे ही वो वहां पे अपने लोगों की लाशों को देखता है तो उसके गुस्से का वहां पे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर वहां पे सामने की तरफ जाती है तो वहां पे लाशों के ढेर के ऊपर एक डेवल लॉर्ड बैठा हुआ था, जो कि वहां पे ली चेंग को देखकर एक डेवल स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो टैलेंट सेट के एक और कीड़े ने मेरे सामने आने की हिम्मत दिखा दी, वाकई मानना पड़ेगा, तुम टैलेंट सेट के लोग हो तो बहुत ही ज्यादा बहादुर। उस डेवल लॉर्ड की ये सारी बातें सुनकर सामने की तरफ मौजूद ली चेंग के गुस्से का वहां पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो गुस्से से वहां पे अपनी एनर्जी को अनलीश करके वहां पे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ पे मौत के घाट उतार कर तुम्हारे खून का इस्तेमाल करते हुए अपने टैलेंट सेट के पाथ को साफ करूंगा। और ये कहकर वो वहां पे अपनी सोर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डेवल लॉर्ड के ऊपर हमला करने लगा था, पर वो डेवल लॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था कि ली चेंग का अटैक उसके साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर जैसे ली चेंग खुद वहां पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसने वहां पे अपने सिर्फ एक ही हाथ के साथ ली चेंग के अटैक को रोकते हुए उसे वहां पे उठाकर पीछे फेंक दिया था, और साथ ही साथ वहां पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, बस क्या तुम्हें इतना ही दम था? एक तो तुम टैलेंट सेट वाले बातें बहुत बड़ी बड़ी करना जानते हो, पर जितनी ज्यादा बड़ी बातें करते हो तुम लोग, हकीकत में तुम सभी लोग उतने ही ज्यादा कमजोर हो। और ये कहकर वो डेवल लॉर्ड अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके वहां पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए ली चेंग से कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम इस तरह बेकार की मेहनत करना बंद कर दो और अपने टैलेंट सेट को छोड़कर मेरे सामने झुक जाओ। उसके बाद हो सकता है मैं तुम्हारे ऊपर रहम दिखाते हुए तुम्हें आसान मौत दे दूं। और ये कहकर वो वहां पे अपनी ड्रैगन मास्टर सोल को समन करते हुए अचानक से ली चेंग के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर ली चेंग भी वहां पे उसके अटैक को डॉज करके पीछे हटते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और ये कहते हुए ली चेंग ने वहां पे अपने फ्लैंग ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिसकी पावर को वो वहां पे एक्टिवेट करते हुए नाइन टेल ड्रैगन को समन करता है, जो कि बाहर आते साथ ही वहां पे डेवल लॉर्ड के डार्क ड्रैगन का मुकाबला करने लगा था, जो देखकर वो डेवल लॉर्ड वहां पे एक कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, तो तुमने अपनी इस दुनिया की हेवनली लॉ पावर का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रैगन वेपन को बनाया है, इंटरेस्टिंग। उस डेवल लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग वहां पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, भले ही मेरा ये डिवाइन वेपन अभी तक पूरी तरह से रिफाइन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये इस दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है। और ये कहकर ली चेंग अचानक से ही वहां पे अपने फ्लैंग ड्रैगन से एक फॉरबिडन टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उस डेवल लॉर्ड से कहता है, चलो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से सीधा हेल में भेजने वाला हूँ। और ये कहकर उसने वहां पे अपनी ड्रैगन फ्लेम स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डेवल लॉर्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जो कि जैसे जाकर वहां पे उस डेवल लॉर्ड के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वहां पे चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके
चलते बेचारे ली चैंग को वहाँ पे लगने लगा था कि वो फाइनली उस डेविल लॉर्ड को मारने में कामयाब हो गया, पर अचानक से वहाँ पे उस ब्लास्ट के अंदर से ही ली चैंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला होता है, जो कि जैसे ही आकर ली चैंग के साथ टकराता है तो वो वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जाके रहा था। और तभी वो डेविल लॉर्ड उस ब्लास्ट से बाहर निकलते हुए उससे कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारे ये वेपन वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है, पर तुम्हारे जैसा एक मामूली सा मॉडल इससे अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करने की ताकत नहीं रखता, इसलिए अपना ये वेपन मुझे सौंप दो, क्योंकि ये वेपन तुमसे ज्यादा मेरे पास होना डिजर्व करता है। उस डेविल लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद ली चैंग गुस्से से वहां पर अपनी सोल को बंद करते हुए उससे कहता है, ऐसा तो कभी सोचना भी मत, और अपनी सोल को पूरी तरह से वहां पे बंद करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था, जो देखकर वो डेविल लॉर्ड वहां पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें यहाँ पे इस तरह से मेरा मुकाबला करने के लिए खुद को मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही तुम मेरे सामने एक कीड़े के बराबर हो, पर तुम्हारे जैसे कीड़ों को भी जिंदा रहने का हक है। चलो मैं तुम्हें एक नई ऑफर देता हूँ, अगर तुम अभी कभी मेरे सामने सरेंडर करते हुए मेरे सामने झुक जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि सामने की तरफ ली चैंग वहां पे अपने खतरनाक अटैक को रेडी कर चुका था, जिससे वो वहां पे गुस्से से उस डेविल लॉर्ड के ऊपर चलते हुए कहता है, मैं टियालेन सेट का डिसेबल हूँ और हमारे टियालेन सेट के लोग किसी के सामने झुकने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। और ये कहकर उसने वहां पे अपनी फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस डेविल लॉर्ड के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था कि वो डेविल लॉर्ड भी उसे वहां पे संभाल नहीं पाया था, पर फिर भी वो वहां पे मरता नहीं है। पर इस मौके का फायदा उठाकर ली चैंग ने वहां पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने वेपन को वहां पे स्क्वायर रियलम के अंदर फेंक दिया था, ताकि वो डेविल लॉर्ड उसे हासिल ना कर सके। वहीं ये सब देखकर एसेटाज़ू भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसने अपने वेपन के लिए खुद को खत्म कर लिया, पर अपने वेपन को गलत हाथों में नहीं पड़ने दिया। और ये कहकर एसेटाज़ू वहां पे ली चैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे। जबकि स्क्वायर रियलम के अंदर आकर वो फ्लाइंग ड्रैगन जिस जगह पे गिरा था वहां पे एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी, जो कि वहां पे डेथ अभ्यास के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद आगे वहां पे क्या क्या हुआ ये तो अब तक आप जान ही चुके हैं। वहीं ये सब देखने के बाद एसेटाज़ू भी अपनी आंखें खोल लेते हैं, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन एक बार फिर से वहां पे ये सब को याद करने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा था। वो वहां पे रोते हुए कहता है, अगर उस समय मैं और ज्यादा पावरफुल होता तो मैं अपने मास्टर को बचा लेता। ये मेरी ही गलती है कि मैं उस समय उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसके चलते मैं अपने मास्टर के साथ साथ अपने टैलेंट सेट को भी नहीं बचा सका, और एक बार भी मैं अपने मास्टर को अपने ऊपर प्राउड नहीं करवा सका। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा। और ये कहकर बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन वहां पे रोने लगा था, जो देखकर एसेटाज़ू वहां पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, और एक बात हमेशा याद रखना, जज्बातों में आकर अपनी लिमिट्स को पुश करना हमेशा तबाही लेकर ही आता है। और यही काम तुम्हारे मास्टर ने भी किया था। अगर वो जल्दबाजी ना दिखाकर तुम्हें पूरी तरह से रिफाइन कर लेता तो आज शायद रिजल्ट कुछ और होता। एसेटाज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो भी वहां पे एसेटाज़ू के पास आकर मुस्कुराते हुए फ्लाइंग ड्रैगन से कहता है, मेरे बॉस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगर तुम्हारे मास्टर उस समय मेरे बॉस की तरह पावरफुल होते तो वो कमीने डेविल लॉर्ड कभी भी तुम्हारे मास्टर को नहीं हरा पाता, और एक की तरह तुम्हारे मास्टर बहुत ही आसानी के साथ उस डेविल लॉर्ड को बीचों बीच काट देते। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से फ्लाइंग ड्रैगन वहां पे एक्साइटेड होते हुए एसेटाज़ू से कहता है, क्या वाकई आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? अगर ऐसी बात है तो आप तो मेरे मास्टर को बचाकर उस डेविल लॉर्ड से हमारे टैलेंट सेट का बदला भी ले सकते हैं। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन वहां पे एसेटाज़ू से कहता है, बताइए क्या आप मेरे मास्टर को बचा सकते हैं? अगर आपने मेरे मास्टर को बचा लिया तो मैं आपका गुलाम बनते हुए आपका हर एक हुक्म मानने को तैयार हूँ। आपका कहा मानते हुए मुझे घोड़ा या कौवा ही क्यों ना बनना पड़ा, मैं फिर भी बनूंगा। फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद मिस टाइजू अपना पूरा दम लगाकर खुद को वहां पे आजाद करवाते हुए फ्लाइंग ड्रैगन से कहती है, ब्रदर लोग ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज इन लोगों के सामने मत चुकिए। और ये कहकर मिस टाइजू वहां पे रोते हुए कहती है, आपको तो पता ही है अभी मोटल स्पेटाल पहले से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और अगर हम लोग इनके साथ मिल जाते हैं तो वो लोग हमारे साथ साथ इन्हें भी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये कहकर मिस टाइजू वहां पे रोते हुए कहती है, और अगर हम दोनों ही मर गए तो फिर हमारे टैलेंट सेट का बदला कौन लेगा? मिस टाइजू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि निंग यू वहां पे उसके पास आकर उसे संभालने की कोशिश करने लगी थी, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन उसे वहां पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, टाइजू क्या तुमने अभी अभी नहीं देखा था कैसे इसने सिर्फ अपनी एक ही फिंगर के साथ मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ ही डिफाइन कर दिया था? ये हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये हमारे साथ मिल जाते हैं तो इमॉर्टल स्पेटाल पैलेस तो क्या कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर टाइजू तो अभी तक भी वहां पे एसेटाज़ू के ऊपर यकीन नहीं करना चाहती थी, जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहां पे उससे कहता है, अगर तुम इनके ऊपर यकीन नहीं करती तो तुम मेरे ऊपर तो यकीन करती हो ना? फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टाइजू भी वहां पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहती है, ब्रदर लोग आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, और अगर आप इनके ऊपर यकीन करते हैं तो
मुझे भी इनके ऊपर यकीन है। लेकिन अभी टाइजू वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक से वो सभी लोग वहाँ पे देखते हैं कि फ्लैंक ड्रैगन की बॉडी से बहुत ही अजीब किस्म का ऑरा निकलने लगा था, जैसे कि कोई उसे वहाँ पे अपनी तरफ खींच रहा हो। वहीं उस ऑरा को देखकर हाउसियन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, इस ऑरा को तो मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ। जबकि ये सब देखकर टाइजू भी वहाँ पे परेशान होते हुए फ्लैंक ड्रैगन से कहती है, ब्रदर लोंग, ये आपको क्या हो रहा है? जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ये सेम ऑरा लिंगू की बॉडी से भी निकल रहा था, जो देखकर एंसेस्टर्स कार्टून में कहते हैं पैरामोडियल पावर। और ये कहकर एंसेस्टर्स उस पावर को अपने हाथों में लेकर सीरियस होकर अपने मास्टर को याद करते हुए कहते हैं, मास्टर, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे भी काफी सारे राज छुपा रखे हैं। पर तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू को अचानक से वहाँ पे कुछ याद आता है और वो जल्दी से अपने पास एक टायर को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे एंसेस्टर्स को देते हुए कहता है, ये और मेरी बॉडी से नहीं बल्कि इस टायर से निकल रहा है। मुझे लगता है इस टायर के इस फ्लैंक ड्रैगन के साथ जरूर कोई ना कोई रिलेशन है। असल में ये टायर मुझे जंगल में आते हुए मिला था, जिस पे लिंगू भी वहाँ पे उसका साथ देते हुए कहती है, एंसेस्टर, लिंगू बिल्कुल ठीक कह रहा है। वहीं जैसे फ्लैंक ड्रैगन की नजर वहाँ पे उस टायर के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहता है, ये तो मेरे मास्टर से बिलोंग करता है। और ये कहकर वो खुद ही वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि मेरे मास्टर अभी तक भी जिंदा है और जरूर से वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आए होंगे। जिस पे लिंगू उदास होकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, इसकी युवान एनर्जी मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही है, क्योंकि लगातार घटती ही चली जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मुझे डर है कि ये पर्सन बच नहीं पाएगा। वहीं लिंगू भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये सब सिटी लॉर्ड की सीक्रेट ट्रेनिंग टेक्निक की वजह से हो रहा है, जिसके चलते इसकी पावर लगातार घटती ही चली जा रही है। उन दोनों की ये बातें सुनकर फ्लैंक ड्रैगन वहाँ पे इमोशनल होकर अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है, मास्टर, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। और ये कहकर फ्लैंक ड्रैगन वहाँ पे रोते हुए कहता है कि अगर मेरे मास्टर ही जिंदा नहीं रहे तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब बनता है? मुझे भी अपने मास्टर के साथ ही मरना होगा। और ये कहकर फ्लैंक ड्रैगन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपने मास्टर को ढूंढने के लिए एक तरफ आगे बढ़ने लगा था। पर तभी एंसेस्टर्स वहाँ पे कार्टून में उसे आवाज देकर वहीं पे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हारा मास्टर अभी नहीं मरा। एंसेस्टर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फ्लैंक ड्रैगन वहाँ पे जल्दी से एंसेस्टर्स के पास आकर उनसे पूछते हैं, एंसेस्टर, क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? मेरे मास्टर अभी तक भी जिंदा है और क्या मैं अपने मास्टर से दोबारा मिल सकता हूँ? पर एंसेस्टर्स वहाँ पे उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देते। वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर बेचारा फ्लैंक ड्रैगन वहाँ पे परेशान होते हुए एंसेस्टर्स से कहने लगा था, एंसेस्टर, प्लीज कुछ तो कहिए। पर एंसेस्टर्स वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फ्लैंक ड्रैगन का मुंह ही वहाँ पे बंद कर देते हैं, जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछती है, एंसेस्टर, तो अब हम क्या करें? जिस पर एंसेस्टर्स वहाँ पे उन सभी को कार्टून में जवाब देते हुए कहते हैं, उसके बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश करो। और ये कहते हुए एंसेस्टर्स वापस से यूलिन के सीक्रेट प्लेस की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद हमें वहाँ पे खाई के पास वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर वांग और एल्डर सोंग ने मिलकर अपने कुछ कल्टीवेटर्स की मदद से टेलेंसर के सभी डिसेंडेंट्स को एक 9 इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ था, जिसके अंदर से टेलेंसर के डिसेंडेंट्स चाहकर भी निकल नहीं पा रहे थे। जो देखकर एक लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए एल्डर सोंग से कहती है, जाने दो हमें यहाँ से। अगर एंसेस्टर ने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो वो डेड लाइटिंग आर्मर तुम लोगों को मिले ना मिले, पर तुम लोगों को मौत जरूर से मिलेगी। जिस पे एल्डर वांग वहाँ पे उनके ऊपर और ज्यादा और प्रेशर डालते हुए कहता है, अगर मुझे उस डेड लाइटिंग आर्मर के मिलने की उम्मीद ना होती तो अब तक तो मैं तुम सभी लोगों को न जाने कब का मौत के घाट उतार चुका होता। हम लोग तो बस उस जेड आर्मर के लिए खुद को रोक के बैठे हुए हैं। बस एक बार वो आर्मर हमारे हाथों में लग जाए, उसके बाद मैं तुम सभी को तुम्हारे उस एंसेस्टर के साथ बहुत ही बुरी मौत दूंगा। एल्डर वांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से उससे कहती है, सपने देखना बंद करो, जब तक एंसेस्टर जिंदा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब उस लड़की जिसका नाम जियो था, उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कल्टीवेटर आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे एक थप्पड़ लगा देता है, जिसके फोर्स की वजह से वो सीधे नीचे जमीन पे जा गिरती है। जो देखकर उसके सभी साथी कल्टीवेटर्स वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से एल्डर वांग से कहते हैं, क्या तुम सभी लोगों के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है जो तुम लोग यहाँ पे इस तरह से कमजोर लड़की के ऊपर अत्याचार कर रहे हो? तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ पे अपने पूरा दम लगा कर अपनी जगह पे खड़ी होते हुए कहती है, हम लोग टेलेंसर के डिसेंडेंट्स हैं, जिन्हें कोई भी इतनी आसानी के साथ बेइज्जत नहीं कर सकता। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने साथियों को अपना पूरा दम लगाकर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है, और इस तरीके से वो वहाँ पे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में भी कामयाब हो जाते हैं। जो देखकर जियो वहाँ पे चिल्लाते हुए एल्डर वांग से कहती है, हम लोग मर तो सकते हैं पर इस तरह से खुद को बेइज्जत नहीं करवा सकते। और ये कहकर उन लोगों ने अचानक से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, और अब की बार वो सभी मिलकर वाकई वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे। जो देखकर एल्डर वांग गुस्से से वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मुझे लगता है अब मुझे खुद से इस कचरे के ढेर को साफ करना होगा। अब तुम सभी लोग भी अपने उस दोस्त के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर एल्डर वांग वहाँ पे उन सभी के ऊपर अपना ऑरा प्रेशर डालते हुए कहता है, अब भले ही तुम्हारा एंसेस्टर भी यहाँ पे तुम लोगों को बचाने के लिए क्यों ना आ जाए, फिर भी मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेनफुल डेथ देने वाला हूँ, और तुम्हारा वो सो कॉल्ड पावरफुल एंसेस्टर तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी एल्डर वांग वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी पीछे से भी वहाँ पे आते हुए कार्टून में उससे कहते हैं, क्या वाकई
वाकई ही। और ऐसे तजु कैसा कहते ही हम देखते हैं कि एल्डर वंग के साथ साथ इमॉर्टल स्पिरिटल पैलेस के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ने लगा था कि वो सभी लोग अपने अपने घुटनों पे आ चुके थे। और जैसे वो पलट कर वहाँ पे सटजू की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बेचारे एल्डर वंग की तो आंखें ही बहराने को हो चुकी थी। लेकिन जहाँ एक तरफ उस सोरा प्रेशर से एल्डर वंग और बाकी सभी कदम घुट रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ टियान सेट के डिसेंडेंट्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। और तभी सटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को ऊपर हवा में उठाते हुए अपने पीछे ले आते हैं। जिसके बाद सटजू वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी सिर्फ आंखों के इशारे से ही एल्डर वंग के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी वहाँ पे मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जहाँ पे सटजू को इस तरह से उन सभी लोगों को इतनी आसानी के साथ मौत के घाट उतारते हुए देखकर टाइजू और फ्लाइंग ड्रैगन को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। पर अंदर ही अंदर वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे थे कि उन्होंने सटजू का साथ देने का फैसला बिल्कुल ठीक किया। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि सटजू के अटैक की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।